हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अधिगम के स्तर। मनोविज्ञान में अधिगम के स्तर का जो टॉपिक है, ये कई बार जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सहायक आचार्य है, प्रवक्ता पद है, या फिर यूजीसी नेट है, इसमें से ये इस क्रम से पूछ लेते हैं कि ये जो स्तर हैं ये किस प्रकार से हैं और इनका क्रम क्या है, श्रृंखला कैसे बनती है, इनकी कड़ी किस प्रकार से जोड़ी जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाता है आपका। और डिस्क्रिप्टिव में भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं और इनके उप प्रकार कितने हैं, ठीक है, सब पार्ट्स कितने हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो जो मित्र पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप शिक्षा शास्त्र से तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पेपर चल रहा है हमारा। तो इससे आगामी जो हमारे वीडियोज़ हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सी टेट और टेट की तैयारी करने वाले छात्र भी यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। बीएड और एमएड के छात्र भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे पेपर्स जो भी तैयार कराए हैं आपको, ये सारे हमने डिस्क्रिप्टिव में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कंपटीशन के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देने के लिए भी। तो चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। जो अधिगम के स्तर हैं ये कैसे आगे काम करते हैं और कैसे इनकी प्रक्रिया बढ़ती है, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो अधिगम हम पहले पढ़ा चुके हैं। अधिगम क्या है, सीखना क्या है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। सीखना कैसी प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है और इसे ही अधिगम की अनवरत प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया मनुष्य सर्वप्रथम क्या करता है, किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य को की जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। कोई वस्तु है या क्रिया है या तथ्य है, उसकी जानकारी वो प्राप्त करता है, फिर उसे समझने का प्रयास करता है। जो जानकारी, जो वस्तु या क्रिया से संबंधित उसको जानकारी प्राप्त हुई है, उसको समझने का प्रयास करता है, यानी कि अपने बोध में लाने का प्रयास करता है, और फिर जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी को वो उपयोग में लाता है, ठीक है। अधिगम क्या कहलाता है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य क्या करता है, किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य की जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसे समझता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जीवन में उपयोग करता है, ठीक है। तो सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं होता है। जो कुछ भी हमने सीखा है वो तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है अपने जीवन में, जब तक वो जीवन में प्रयोग में ना आ जाए, ठीक है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। सीखने से मानव के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि होती है, एक के बाद एक नई वस्तुओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में, तथ्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती जाती है, और ये वस्तुएं, क्रियाएं हमारे कुशलता में वृद्धि करती हैं। हम किसी कार्य को जब करते हैं तो वो अनुभव और वो ज्ञान हमें आगे बढ़ने के लिए और उसे और अधिक अच्छे ढंग से सीखने में हमारी मदद करता है। इसलिए ज्ञान और कौशल क्या करता है, इसमें वृद्धि करता है अधिगम, जिसके आधार पर, ठीक है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, नए नए तथ्यों की खोज कर सकते हैं, ठीक। अधिगम को मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तरों में विभाजित किया है। कितने स्तरों में विभाजित किया है, 3 स्तरों में विभाजित किया है। तो वो कौन से 3 स्तर हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे अब। तो पहला जो स्तर है वो है हमारा स्मृति स्तर, ठीक है। क्या है, स्मृति स्तर। दूसरा है बोध स्तर। स्मृति मतलब हम किसी चीज़ को कितने अच्छे ढंग से दोबारा से याद कर पाते हैं। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा है बोध स्तर। बोध स्तर का मतलब होता है समझने का स्तर। जो चीज़ हमने देखी है, जानी है, जो हमारी स्मृति में, जो हमारे ज्ञान में पहली बार आई है, उसको हम कितना समझ पाए हैं, ये बोध स्तर पर सीखना कहलाता है। और चिंतन स्तर का सीखना वो कहलाता है जिसमें हम किसी वस्तु या क्रिया को सविवेकपूर्ण, सप्रयास, उसके आधार पे किसी नई वस्तु या क्रिया के संबंध में चिंतन करते हैं, यानी कि मानसिक विश्लेषण, संश्लेषण करते हैं, ताकि उस संबंध में हम तर्कपूर्ण विचार कर सकें। ये चिंतन स्तर का सीखना कहलाता है। तो आइए जान लेते हैं स्मृति स्तर का जो सीखना होता है ये कितने प्रकार का होता है। स्मृति स्तर का सीखना 4 प्रकार का होता है। कौन सा है, पहला ग्रहण है, दूसरा है धारण, तीसरा है प्रत्यास्मरण और चौथा है पहचान या प्रत्याभिज्ञान। तो ग्रहण क्या है, ग्रहण क्या मतलब होता है, जब कोई वस्तु, क्रिया, तथ्य व्यक्ति के पहली बार संपर्क में आता है, ठीक है। जब किसी वस्तु, ज्ञान
या तथ्य के बारे में, किसी क्रिया के बारे में व्यक्ति पहली बार जानकारी प्राप्त करता है, पहली संवेदना उसे होती है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रहण। यानी किसी चीज़ का पहली बार परसेप्शन, वो उसके मस्तिष्क में, उसकी इंद्रियों के समक्ष पहली बार जब कोई वस्तु या क्रिया उपस्थित होती है तो वो कहलाती है ग्रहण। उसको एक स्मृति के रूप में, एक चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में व्यक्ति क्या करता है? ग्रहण कर लेता है अपने मस्तिष्क में। उसको जानकारी होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो जान पाता है। और धारण का मतलब क्या होता है? उस स्मृति या प्रतिमा को उसने धारण कर लिया, अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। लेकिन धारण करने की जो क्षमता है ये किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की आयु पर, उसकी परिपक्वता पर और उसकी रुचि पर। जैसे किसी बालक की आयु कम है, ठीक है, तो जो चीज़ों के बारे में उसने देखा है तो आवश्यक नहीं है कि वो चीज़ें उसके लंबे समय तक उसको याद बनी रहेंगी, ठीक है। लेकिन यदि किसी चीज़ को व्यक्ति ने रुचिपूर्वक सीखा है, उसकी परिपक्वता अधिक है, वो अधिक मैच्योर है, उसकी आयु अधिक है और उसने उसे विवेकपूर्ण ढंग से ग्रहण किया है, तो वो उसके धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि उसने रुचिपूर्ण उसको जानने की कोशिश की है तो उसे लंबे समय तक याद रख सकता है, ठीक है। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है जो चीज़ हमने देखी है, जानी है, जिसके बारे में हमारी समझ विकसित हुई है, तो जब हम उसे दोबारा याद करना चाहें, दोबारा उसको अपने मस्तिष्क में लाना चाहें, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रत्यास्मरण। यानी कि जो हमारे चेतन मन में पुनः उपस्थित हो जाए। यानी कि पूर्व में कोई चीज़ हुई जो हमने देखी थी, जिसको हमने अपने मस्तिष्क के अंदर अंकित किया था, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार दोबारा पुनः से हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हो जाए, तो वो कहलाता है प्रत्यास्मरण। लेकिन जब वो सीखी हुई वस्तु, क्रिया या तथ्य हमारे मस्तिष्क में दोबारा उपस्थित नहीं होती है, हम प्रयास करते हैं फिर भी मस्तिष्क में वो नहीं आती है, या तो वो कहलाती है विस्मृति, ठीक है। तो स्मृति में किसी वस्तु या क्रिया का उपस्थित हो जाना जो पूर्व में सीखी हुई है वो कहलाता है प्रत्यास्मरण, ठीक है। और पहचान का मतलब क्या होता है? पहचान का मतलब है जो वस्तु, क्रिया या तथ्य को हमने पहली बार देखा था, अपने मस्तिष्क में अंकित किया था और उसको अपने चेतन मस्तिष्क में पुनः हम लेके आए और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? उसमें भिन्नता यानी समानता और असमानता देख पाते हैं, वो कहलाता है पहचान या प्रत्याभिज्ञान, ठीक है। तो ये स्मृति स्तर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहचान, ठीक है। मतलब कि सही ढंग से अगर कहा जाए तो ये जो पहचान का स्तर है या प्रत्याभिज्ञान का स्तर है, ये स्मृति स्तर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आकर व्यक्ति क्या करता है? उस वस्तु, क्रिया या तथ्य के बारे में सही जानकारी उसको हो जाती है और वो उसके मस्तिष्क में सदैव के लिए अंकित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं स्मृति स्तर का, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेट में भी पूछा जा चुका है। हमारे जो सहायक आचार्य प्रवक्ता के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पूछे जा चुके हैं कि स्मृति स्तर का सीखना कितने प्रकार का होता है, इन्हें क्रम से लगाइए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्रम से है, पहला है ग्रहण, फिर धारण, फिर प्रत्यास्मरण और फिर है पहचान स्तर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लेते हैं। जैसे जो छोटा शिशु है उसने पहली बार किसी गाय को देखा, उसने क्या देखा? ये गाय है, हम उसको बताते हैं कि दिस इज़ द काऊ, ठीक है। तो ये काऊ है, लेकिन उस काऊ के विशेषताएं उसको पता चलती हैं कि 4 पैर हैं, पूँछ है, सींगे हैं, ठीक है। तो ये एक चौपाया की जो उसकी मस्तिष्क में उसका एक चिन्ह बन जाता है कि 4 पैर होते हैं, उसकी सींगे होती हैं, पूँछ होती है। तो इसी प्रकार से दूसरा जानवर जब उसके सामने उपस्थित होता है, जैसे भैंस उसके सामने आ जाए, ठीक है, उसने गाय देखी थी सफ़ेद और भैंस देखी उसने काली, लेकिन उसके भी 4 पैर हैं, पूँछ है, सींगे हैं। तो यहाँ पर वो सोचता है कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि उसने जो देखा था 4 पैर वाले पशु को, तो उसको गाय बताया गया था, अब बताया जा रहा है कि ये भैंस है, तो उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। प्रत्यय में क्या होता है कि वो पुनः स्मृति में लाता है गाय का चिन्ह कैसा था, तो वो देखता है उसमें क्या फ़र्क है कि गाय सफ़ेद थी और भैंस काली है, लेकिन है दोनों में समानताएं, उसकी समानताएं देख रहा है कि अभी तो ये समान उसी प्रकार का है पशु, लेकिन इसको भैंस बोला जा रहा है इसको। फिर पहचान स्तर में क्या होता है? उसको ये पता चलता है कि जो गाय है, जो भैंस है, इनमें दोनों में अंतर क्या है कि पहली बात तो शरीर में अंतर है, दूसरा रंग में अंतर है, ठीक है। गाय कई रंग की हो सकती है, भैंस एक रंग की ही हो सकती है, काली ही हो सकती है, ठीक। तो इस प्रकार जब वो समानता और असमानता करने लगता है, उनमें तर्कपूर्ण विचार करने लगता है, तो वो कहलाता है पहचान या प्रत्याभिज्ञान।
अब चौपायों में से कई प्रकार के चौपाए हैं, बकरी भी देख सकता है, कुत्ता भी देख सकता है, बिल्ली भी देख सकता है। तो इस प्रकार से देख तो कई प्रकार के 4 पैरों वाले जीवों को रहा है, फिर उनमें से वो क्या करता है, समानता और असमानता ये करना सीख जाता है, तो वो प्रत्याभिज्ञान या प्रत्यास्मरण कहलाता है। ठीक है, अब ये जो स्मृति का जो स्तर है, इसमें व्यक्ति की आयु, उसकी परिपक्वता और रुचि का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देख लेते हैं बोध स्तर का सीखना क्या है। बोध स्तर का सीखना है, इस स्तर पर सीखने वाला किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य क्या करता है, किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान सोच समझ कर करता है। ठीक है, बोध का मतलब क्या होता है, समझना, यानी कि कैसे समझना, बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास करना, पूरे प्रयास के सप्रयास मतलब उसमें जिसको सीखने के लिए, जिसको जानने के लिए उसने अपने पूरा प्रयास लगाया हुआ है, तो वो सोच समझकर सीखना कहलाता है। इसीलिए इसे बोध स्तर का सीखना कहा जाता है। ठीक है, इसे विचारपूर्ण सीखना यानी कि थॉटफुल लर्निंग भी कहा जाता है। थॉटफुल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ उसने सीखी है तो उसमें सीखने में उसकी रुचि भी है, उसका सीखने का जो बुद्धि स्तर है, जो परिपक्वता स्तर है, वो भी उसमें लगा हुआ है, उसकी रुचि भी लगी हुई है। तो इस प्रकार से जब वो कोई चीज़ सीखेगा तो क्या होगा, वो सही ढंग से सीख पाएगा, यानी कि उसने बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से सोच समझ कर कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में चिन्ह या प्रतिमा का अंकन अपने मस्तिष्क में किया है, इसलिए ये कहलाता है थॉटफुल लर्निंग। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण है सीखने का जो स्तर, वो कौन सा है, चिंतन स्तर। ये इस जो सीखने के जितने भी स्तर हैं, पहला कौन सा था स्तर हमारा, पहला था पहला था हमारा स्मृति, दूसरा था बोध और तीसरा है चिंतन। ठीक है, तो जो स्मृति स्तर का सीखना था वो कह सकते हैं बहुत ही प्राथमिक स्तर का सीखना है। बोध स्तर का सीखना, उसमें से ज्ञान और कौशल में उसकी वृद्धि हो गई है और उसके बाद उसने सीखा है, उसको बहुत ही सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से सीखा है। अब चिंतन पूर्ण स्तर में क्या होगा, चिंतन स्तर पर क्या करता है बालक कि जब वो सीखता है तो सीखने वाले को किसी गूढ़ तथ्य को समझने के लिए चिंतन करना पड़ता है। ठीक है, अब पहले उसने जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो चीज़ों को सीखा था, ठीक है, अब उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखी हुई चीज़ों को वो मनस यानी कि मस्तिष्क के तर्क और तर्कों के माध्यम से सीखना प्रयास करता है। तर्कों के माध्यम से उसमें चिंतन करता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो ये क्यों प्रकार के प्रश्न उसके मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं और उनका वो समाधान चाहता है, तो वो चिंतन स्तर का सीखना कहलाता है। ठीक है, ये चिंतन स्तर का सीखना इसका जो परिणाम होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी जो समस्या उसके मस्तिष्क में उपस्थित हुई है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, कब होता है, जो इस प्रकार के प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं, इन प्रश्नों के समाधान के लिए वो चिंतन करता है, विचार करता है, तर्क करता है, तो ये कहलाता है चिंतन स्तर का सीखना। ठीक है, तो ये समस्या के समाधान के लिए जीवन में, क्योंकि जो अधिगम है वो क्या है, कैसी प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो प्रारंभिक स्तर में बालक सीखता है वो अपने किशोरावस्था में, अपने वयावस्था में कैसे उपयोग में लाएगा, किस प्रकार से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा, तो ये अधिगम पर केंद्रित है ये सारी चीज़ें। क्योंकि अधिगम व्यक्ति के किस पर निर्भर करता है, आयु, परिपक्वता, बुद्धि और रुचि पर। ठीक है, जितने अधिक परिपक्वता की आयु उसकी होगी, जितनी अच्छी बुद्धि उसका स्तर होगा, जितने रुचिपूर्ण ढंग से उसने सीखा होगा, उतने ही अच्छे ढंग से वो किसी विषय वस्तु पर अपना चिंतन कर सकेगा और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी कर सकेगा। तो ये था हमारा सीखना के जो स्तर होते हैं, अधिगम के जो स्तर होते हैं, उस पर जुड़ा हुआ ये टॉपिक। तो अगर ये आपको दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।